स्टूडेंट्स, मैं आपको युग्मक जनन की जो दूसरी प्रक्रिया है जो मादा में होती है, जिसको अंड जनन कहते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अंड जनन क्या है? तो यह ओवरी में प्राथमिक जनन कोशिका से ओवम के विकास की प्रक्रिया है। इसको अंड जनन कहते हैं, जो ओवरी में मादा के ओवरी में अंडाशय में होता है। इसमें क्या होता है तो देखें, अंड जनन की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन अवस्था, ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था, और तीसरा मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था। आप देखेंगे कि सबसे पहले जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो सक्रिय होता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के कारण, और यह सक्रिय होकर के जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है, प्राथमिक जनन कोशिका होती है, इसको प्रेरित करता है। तो इसमें ये गुणन की अवस्था प्रारंभ होती है। सबसे पहले इसमें समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन होता है, और इस विभाजन के फलस्वरूप जनन कोशिका से कई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है, क्योंकि यह समसूत्री विभाजन होता है। तो जितना इसमें जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, उतनी ही इससे बनने वाली ओगोनिया में भी गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब इन गुणसूत्रों के ये जो ओगोनिया बना है, इसमें दूसरी अवस्था शुरू होती है, इसको कहते हैं ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था। ये ओगोनिया का केंद्रक बड़ा हो जाता है, इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, और यह ओगोनिया पुनः एक बड़ी कोशिका में विकसित हो जाती है, जिसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। ये प्राइमरी oocyte, प्राथमिक oocyte का विकास होना ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था कहलाता है। आगे तीसरा चरण प्रारंभ होता है, जिसको परिपक्वन अवस्था कहते हैं। तो ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है। अर्धसूत्री विभाजन का तात्पर्य है कि इससे बनने वाली संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जैसे यहाँ 2n है गुणसूत्रों की संख्या, तो इससे जो ये कोशिकाएं बनेगी, इसमें n हो जाएगी, अगुणित हो जाएगी, हैप्लॉयड हो जाएगी। फिर इनमें दूसरा मियोसिस डिवीजन होगा, तो इनसे बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या n रहेगी, हैप्लॉयड होगी। तो प्रथम जो मियोसिस डिवीजन होता है, इसके फलस्वरूप प्राइमरी oocyte से 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर ये सेकेंडरी oocyte से 2 कोशिकाएं बनती हैं, ये ओटिड, और दूसरा होता है सेकेंड पोलर बॉडी। ये ओटिड का विकास ओवम में होता है, और ये जो पोलर बॉडी होती है फर्स्ट और सेकेंड, इनका विकास नहीं होता है, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। कभी कभी ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये भी विकास करके, विभाजन करके 2 पोलर बॉडी का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से अंड जनन में 2 या 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है, और केवल एक ओवम बनता है। यह ओवम ओटिड के समान ही होता है, अर्थात इसमें कोई विशेष कायांतरण नहीं होता है शुक्राणु की तरह, कि उसमें स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनते हैं तो काफ़ी परिवर्तन होते हैं, लेकिन यहाँ ओटिड से ओवम बनते हैं तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो आप देखें, अंड जनन की प्रक्रिया में एक जनन कोशिका से, प्राथमिक कोशिका से एक ओवम का प्रत्येक माह में निर्माण होता है। तो यह हुआ अंड जनन की प्रक्रिया। अब अंड जनन के पश्चात जो ओवम बनता है, यह ओवम की संरचना आप देखें यहाँ, तो यह ओवम एक बड़ी और अचल संरचना है, जिसमें 3 लेयर होता है। बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर जूना पेनिसुला, और सबसे अंदर एक पतली झिल्ली संरचना होती है, जिसको बीटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। अंड का जो केंद्रक होता है वह अंडाकार और किनारे की तरफ एक होता है, और इस प्रकार से एक अचल ओवम का निर्माण होता है, जो महीने में एक बनता है।
आप देखेंगे कि मादा में एक विशेष क्रिया पाई जाती है, प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतु चक्र। इसको कहते हैं ऋतु चक्र। ये ऋतु चक्र क्या होता है? तो यह एक हार्मोनल प्रक्रिया द्वारा शुरू होता है और महिलाओं में जब वो प्यूबर्टी आता है, उसका यौनारंभ होता है जो 12 साल से 13 साल की अवस्था में शुरू होता है और यह 45 से 50 साल की उम्र तक होता है। तो 12 साल से 13 साल की उम्र में शुरू होकर के 45 से 50 साल तक ये समाप्त हो जाता है। इसको कहते हैं मीनोपॉज, अर्थात इसमें उसका ये जो ऋतु चक्र है वो खत्म हो जाता है। तो ऋतु चक्र है क्या? महिलाओं में, मादा में एक महीने में करीब 28 दिन से 30 दिन के बीच में एक बार अंडा बनता है और अंडे बनने के बाद उसका ओव्यूलेशन होता है और अंत में अगर निषेचन की क्रिया नहीं हुई तो उसके जनन अंग से रक्त और जो अनिषेचित अंडा है वो बाहर आता है शरीर से। इसको कहते हैं ऋतुस्राव, रक्त के रूप में, और अंडा जो अनिषेचित होता है बाहर आता है, इसको कहते हैं ऋतुस्राव। तो होता किस तरह से है? देखिए, यह कुल मिलाकर के 4 चरणों में पूर्ण होता है। पहले अवस्था को कहते हैं प्रोलिफरेशन फेज, प्रोलिफरेशन फेज। दूसरे को कहते हैं ओव्यूलेशन फेज। तीसरे को कहते हैं, तीसरी अवस्था जो है वो है सेक्रेटरी फेज, और चौथा अवस्था है मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं इस ऋतु चक्र में। पहला है प्रोलिफरेशन फेज, अतिवृद्धि अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि जो कोशिका है, ग्राफियन फॉलिकल है, अंडाशय की दीवार में जो ग्राफियन फॉलिकल होती है, उस ग्राफियन फॉलिकल में विकास होता है और यह विकास करके कई इस तरह की कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसको कहते हैं प्रोलिफरेशन फेज। अब यह ग्राफियन फॉलिकल से ये जब कई विकास होता है, फॉलिकल्स बनते हैं या ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनता है, तो इस अवस्था को अतिवृद्धि अवस्था कहते हैं। यह शुरू कैसे होता है? तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके कारण इसकी शुरुआत होती है। अब दूसरी अवस्था आती है कि यह जब वृद्धि करके ओवम का निर्माण कर देता है, ये ओवम बन जाता है इसमें, तो यह ओवम ये ग्राफियन फॉलिकल की दीवार बन जाती है और ये ओवम बाहर आ जाता है। तो इस ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का बाहर निकलना कहलाता है ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग कहते हैं या ओव्यूलेशन कहते हैं। यह कैसे होता है? तो एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। उस हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। तो देखें, तो पहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिन हार्मोन इस फॉलिकल की दीवार को तोड़ता है और ओवम को बाहर निकालता है। तो यह अवस्था कहलाता है ओव्यूलेशन अवस्था। जब ओव्यूलेशन अवस्था होता है तो यह अवस्था करीब 14 से 15 दिन के बीच में, जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो उससे 14 से 15वें दिन में यह अवस्था आती है और इस समय मादा के शरीर का तापमान कुछ बढ़ जाता है। यह पीरियड होता है गर्भ धारण करने का पीरियड होता है। इस समय
यदि निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो जाइगोट का निर्माण होता है। अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न नहीं होती है तो ये जो कार्पस लुटियम की दीवार टूटी है इसमें आप देखेंगे कि एक विशेष संरचना का निर्माण हो जाता है और यह संरचना कहलाती है कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम यदि निषेचन हो गया तो ये जो फालिकल की टूटी हुई कोशिकाएं हैं उनसे कार्पस लुटियम का निर्माण होता है और ये कार्पस लुटियम दो हार्मोन्स का स्राव करते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या कार्य करते हैं? तो एस्ट्रोजन मादा के गर्भाशय की दीवार को मजबूत बनाते हैं, गर्भधारण को प्रेरित करते हैं और प्रोजेस्टेरॉन ही मादा के आंतरिक जो झिल्ली होती है एंडोमेट्रियम उसको मजबूत बना करके गर्भधारण के लिए प्रेरित करता है। यह जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। और अगर इस समय निषेचन की क्रिया नहीं हुई तब क्या होता है? तो एक हार्मोन एक संरचना बनती है, उस संरचना का नाम है कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस, ल्यूटियस एल्बिकेंस। यह ल्यूटियस एल्बिकेंस बनता है और ये ल्यूटियस एल्बिकेंस क्या है? यह अवशेष है इस फालिकल का। और फिर आगे अगर ये निषेचन नहीं हुआ तो यह कार्पस एल्बिकेंस बनेगा, ल्यूटियस एल्बिकेंस बनेगा और जो ये ऋतु चक्र है वो पुनः दोबारा प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें तो ऋतु चक्र का जो अवस्था है, पहली अवस्था जो प्रोलिफरेशन अवस्था है वह 1 से मेंस्ट्रुअल अवस्था है, यह 1 से 4 दिन करीब होता है। प्रोलिफरेशन अवस्था 4 से 13 दिन के करीब होता है। अंडोत्सर्ग 14 या 15 दिन होता है और ये 15 से 27-28 दिन के बीच में ये सेक्रेटरी अवस्था होता है। तो इस प्रकार से यह जो मेंस्ट्रुअल ऋतु चक्र है यह बहुत ही प्रमुख अवस्था है जो मादा में होता है, महिलाओं में होता है और माह में एक बार होता है। इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या कभी कभी माहवारी या मासिक भी कहते हैं, जिसमें ये हार्मोन्स की बड़ी भूमिका होती है। फालिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में आपको हमने बताया कि किस प्रकार से अंड जनन की प्रक्रिया होती है, क्या संरचना होता है ओवम का और किस प्रकार से ऋतु चक्र प्रारंभ होता है और ऋतु चक्र का क्या महत्व होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।